हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 होगा, जिसमें हम फ्लो चार्ट और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के लैंग्वेज होते हैं और कौन कौन सी भाषा हैं जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे। इसके बाद कुछ इससे पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए फ्लो चार्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको उतना ही जानना है जो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड है या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से पहले आप एक एल्गोरिदम शब्द होता है उसको जान लीजिए। तो एल्गोरिदम जब शब्द होता है, ये होता है कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करना तथा वांछित जो रिजल्ट्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में बांटा जाता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को सही क्रम में क्रियान्वित करके जो रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है, तो उससे हम कहते हैं एक प्रकार का ये एल्गोरिदम। ठीक है, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोड्यूसर्स स्टेप बाय स्टेप जो प्रोड्यूसर्स का जो समूह होता है, बनाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बेसिकली जो है एल्गोरिदम। तो यहाँ अगर हम बात करें कंप्यूटर एल्गोरिदम को, तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना उसको कोडिंग कहा जाता है। अब इसमें अब आ जाता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? तो एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही जो है क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। तो इस प्रकार आप इसको जान सकते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो क्या होता है? एल्गोरिदम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट कहलाता है ये। और इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग हम इसमें चित्र का प्रयोग करते हैं, तथा इसके लिए जो है एक क्या होता है कि इसके अंदर जो है हम शॉर्ट फॉर्म में जो है इंस्ट्रक्शंस को लिखे रहते हैं, उसी को उसी में लिखा जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है तीर के निशान वाले लाइन से हम इस इंस्ट्रक्शंस को क्रियान्वयन की क्रिया जो है दिशा बताई जाती है। तो इसमें प्रोग्राम क्या होता है? लिखना आसान होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम होता है फ्लो चार्ट में, लिखना आसान होता है। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है गलतियां सुधारना भी जो है क्या होता है? इजी होता है, क्योंकि जब लिखना आसान होगा तो गलतियां सुधारना भी क्या होगा? इसमें आसान होगा। फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बारीकियां होती हैं वो इसमें शामिल नहीं होती फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो प्रोग्रामर का पूरा ध्यान जो है क्या होता है? समस्या के समाधान पर ही, के लॉजिक पर भी होता है। तो इस प्रकार इसमें कुछ चिन्ह है फ्लो चार्ट के, जिसको आप जान लीजिए। जैसे कि इस प्रकार का चिन्ह बनाया होता है, इस तरीके से। ठीक, चिन्ह, ये चिन्ह क्या होता है? तो ये कहा जाता है इसको टर्मिनल। ठीक है, अंडाकार चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल कहा जाता है। और इस टर्मिनल का काम क्या होता है? तो ये जान लीजिए। तो इसका काम होता है जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट जब होता है तब इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और स्टॉप जब करते हैं तब इस जो है चित्र की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जब हम कहीं पर पॉज लगाते हैं, मतलब पॉज लेते हैं, तब इसकी जो है इसको हम इस तरीके से अंडाकार वाले टर्मिनल से हम जो है इसको दर्शाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये होता है काम इसका, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आता है सेकंड जो स्टेप होता है, वो होता है आपका इनपुट आउटपुट। मतलब किसी भी चीज़ को इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे, तो वो हम इस प्रकार जो है जो बॉक्स होता है हम इस प्रकार बनाएंगे फ्लो चार्ट के लिए। इसमें क्या करेंगे? ये इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट के लिए इस प्रकार के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है क्या करता है? इसमें इनपुट मतलब कुछ रीड करते हैं तब इसका प्रयोग कर जाता है, और जब कुछ आउटपुट दिया जाता है, यानी कि जैसे प्रिंट उंट वगैरह हो गया, तब इस बॉक्स के सहायता से हम उसको दर्शाते हैं। फिर इसमें आ जाती है एक रेक्टेंगल टाइप का, मतलब जिसकी आयताकार कह सकते हैं। चारों चारों कोण क्या होता है इसका? 90 डिग्री होता है। ये इस प्रकार का जब बॉक्स प्रयोग किया जाता है तो इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस जब प्रोसेसिंग क्रिया दर्शाई जाती है तो हम रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको इसमें यही याद रखना है। ठीक है, प्रोसेसिंग हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है अगला जो स्टेप है, वो हो जाता है निर्देश का, जो इस प्रकार का बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्देश यानी कि डिसीजन। डिसीजन को अगर हम बात करेंगे तो यह तार्किक क्रिया को दर्शाता है। इसमें तर्क या प्रश्न या उनके जो है रिजल्ट्स हाँ या ना में दिखाए जाते हैं इस बॉक्स में। तो इसको क्या कहते हैं? डिसीजन बॉक्स।
डिसीजन बॉक्स, ठीक है, इस प्रकार ये डिसीजन बॉक्स हो गया। फिर एक आता है फ्लो लाइन, फ्लो लाइन जैसे एरो टाइप का, तो एरो जो लाइन का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और इसको इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं। ये होता है एरो लाइन, एरो लाइन इसको कहा जाता है फ्लो लाइन, ठीक है। तो फ्लो लाइन जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये प्रवाह, फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बताती है, मतलब किधर को जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया फ्लो चेन। और लास्ट में एक होता है इसमें कनेक्टर, कनेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो किस प्रकार होता है, तो वो ऐसे होता है, देखिए कनेक्टर जो होता है एक एरो होता है, एरो के नीचे एक वृत्त होता है, ठीक है, इस प्रकार, या फिर एरो वृत्त होता है, वृत्त के नीचे एक एरो होता है, इस तरीके से इसको कहा जाता है कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, तो देखिए फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा हो और उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से तो जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर एक पृष्ठ से ज़्यादा दूसरे पृष्ठ पर जाना तो उसको इसी कनेक्टर की सहायता से हम फ्लो चार्ट को जोड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्लो चार्ट में कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखना है, जो आप पूछा जा सकता है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, इसी में अगर हम देखेंगे पॉइंट तो आ जाता है आपका, एक होता है स्यूडो कोड, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया होगा, स्यूडो कोड का नाम सुना होगा कि क्या होता है ये स्यूडो कोड, किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्यूडो कोड जो होता है इसकी इंग्लिश देख लीजिए, इस प्रकार लिखा जाता है, पी किससे स्टार्ट होता है, ठीक है, PSEU डो, स्यूडो कोड, स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड की अगर हम बात करेंगे तो यह किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने का एक तरीका होता है। इसमें फ्लो चार्ट की तरह चिन्हों का प्रयोग न करके प्रोग्राम और उसके तर्कों को बोलचाल की साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। इसे ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी समझा जाता है। तो इसमें समय बहुत कम लगता है और इसमें पूरा ध्यान जो होता है प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने पर होता है। तो स्यूडो कोड को प्रोग्राम की भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना आसान होता है। तो इसे बनाने में जो है फ्लो चार्ट की अपेक्षा कम समय व मेहनत लगता है। तो स्यूडो कोड के लिए हम जो अभी आप लिखे उसमें क्या होता है कि इसमें इसी तरीके से लिखा जाता है, पहला नंबर पर स्टार्ट, फिर दूसरा लिख देते हैं इसमें इनपुट A B, फिर इसके बाद इसमें हो जाता है तीसरा कंपेयर, ठीक है, कंपेयर A एंड B, और इसके बाद चौथा इसमें आ जाता है इफ A इज ग्रेटर देन B देन प्रिंट A, ठीक है, प्रिंट A, और अदरवाइज पांचवें पर आ जाएगा एल्स प्रिंट B, ठीक है। इस प्रकार स्यूडो कोड लिखा जाता है, प्रिंट B, इस प्रकार क्या है स्यूडो कोड लिखा जाता है। तो ये बेसिकली आप जो है छोटा मोटा स्यूडो कोड के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं क्या क्या होती हैं, भाषाएं कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, सब इसमें हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे फैक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी वांछित कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर होती है। और कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए इंस्ट्रक्शंस का जो है ग्रुप होता है जिसे किसी खास वर्क के लिए जो है स्टोर किया जाता है। तो प्रोग्राम के लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रोग्राम की भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में कौन कौन सा है, तो उसमें एक पहला आ जाता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आ जाता है उसमें असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, और तीसरा उसमें आ जाता है उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं। बल्कि इसके अलावा भी होता है, जैसे कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया, सिंटेक्स रूल हो गया, और रिजर्व वर्ड्स हो गए। तो इस प्रकार हम इसमें मुख्यतः जो देखेंगे तीन प्रकार की देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हम बात करेंगे तो जो बाइनरी अंक जो प्रदर्शित किया जाता है, बाइनरी अंक कौन कौन सा होता है, बाइनरी अंक जैसे कि उसमें 0 और 1 हो जाता है, ठीक है, 0 और 1 होता है। तो यही बाइनरी अंक जो है इसी को समझता है कंप्यूटर, और इसी को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें लैंग्वेज है जो कि चाहे असेंबली लैंग्वेज हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, ये सभी जो है हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी, अंततः बाइनरी लैंग्वेज में ही चेंज करते हैं। तो ये क्या होता है, इस प्रकार होता है। मशीन लैंग्वेज के दो भाग होते हैं, पहला उसमें होता है कमांड या फिर ऑपरेशन कोड, कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, और दूसरा होता है ऑपरेंड, दूसरा कौन सा होता है, ऑपरेंड होता है, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, ऑपरेंड होता है।
तो ऑपरेंड क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की जो है लोकेशन बतलाता रहता है। ऑपरेंड का यही काम होता है। अब मशीन लैंग्वेज के लाभ क्या-क्या हैं, ठीक है? लाभ अगर हम बात करेंगे लाभ की मशीन लैंग्वेज के, तो देखिए मशीन लैंग्वेज के क्रियान्वयन के लिए जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? और मशीन भाषा में जो है प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति क्या होती है? तेज होती है। तो ये 2 चीज़ हो गए लाभ। अब इसके बाद मशीन की लैंग्वेज की कमी क्या है? तो देखिए अलग-अलग कंपनियों के प्रोसेसर का जो है इंटरनल डिज़ाइन होता है वो अलग-अलग होता है। अतः एक ही कार्य करने के लिए जो है अलग-अलग प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मशीन लैंग्वेज जो है मशीन के प्रकार पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी हानि यह है, दूसरी कमियाँ यह है कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करना क्या होता है, कठिन होता है तथा गलतियों की संभावना भी क्या होती है मतलब अधिक होती है। और मशीन लैंग्वेज में जो है गलतियों में सुधार करना भी कठिन होता है, इसीलिए जो है इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। इसके बाद इसमें दूसरी लैंग्वेज आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है? असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। और इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना जो न्यूमोनिक कोड होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे जैसे जोड़ने के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, और घटाने के लिए हम सब लिखते हैं, सब, ठीक है? सब्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं। डेटा में मेमोरी लोड करने के लिए हम एलडी का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी कोड का प्रयोग करा जाता है, ठीक है? और इसके प्रयोग से पहले जो है उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा जो है इस भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है फाइनली, ठीक है? किससे बदला जाता है? तो असेंबलर होता है, ठीक है? असेंबलर द्वारा जो है इसको मशीन लैंग्वेज में हम चेंज करते हैं बेसिकली लास्ट में। तो ये हो गया। अब देखिए असेंबली भाषा हो गया। अब असेंबली भाषा के लाभ की बात करें तो असेंबली भाषा बोलचाल की भाषा के करीब होती है। अतः इस भाषा में प्रोग्राम लिखना मशीन की भाषा की अपेक्षा जो है सरल होता है। और असेंबली भाषा में प्रोग्राम गलतियां खोजना, उन्हें ठीक करना मशीन भाषा की अपेक्षा भी आसान होता है। इसकी कमियाँ क्या है? तो इसकी कमियाँ है कि असेंबली भाषा कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार पर क्या होता है? निर्भर होता है। अतः इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम जो है मशीन के ऊपर जो है निर्भर होते हैं। अब अलग-अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग-अलग असेंबलर सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होती है, तो ये इसकी एक कमी है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम के क्रियान्वयन में मशीन भाषा की अपेक्षा जो है अधिक समय लगता है। तो ये चीज़ें इसकी कमी हो गई। फिर आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब उच्च स्तरीय भाषा। तो इसे जो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो है बोलचाल एवं लेखन की भाषा में प्रयुक्त भाषा के काफ़ी करीब होता है और इसको प्रयोक्ता के लिए समझना बहुत आसान होता है। इस भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आसानी से करते हैं। इस भाषा का कंप्यूटर की जो है इंटरनल संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी ऊपर दो वाले में इंटरनल संरचना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, इसीलिए वो जो है थोड़ा टफ बनता था। अब इसमें जो है प्रयोग से पहले इस भाषा को भी हम कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, दो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी माध्यम से हम क्या करते हैं इसको जो है मशीन लैंग्वेज में हम चेंज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। तो देखिए तीनों भाषाएं हैं, तीनों भाषाओं को अंततः जो है आपको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है, ठीक है? अब हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कोबोल भाषा होगी, नाम सुना होगा, ठीक है? कोबोल लैंग्वेज हो गया, और इसके अलावा हो गया लोगो, ठीक है? लोगो लैंग्वेज हो गया, और बेसिक लैंग्वेज हो गया, बेसिक लैंग्वेज का नाम है ये सभी। बेसिक लैंग्वेज हो गया, सी लैंग्वेज होगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गया, ठीक है? पास्कल हो गया। तो ये सभी क्या है? ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। प्रोलॉग हो गया, ठीक है? प्रोलॉग, ये सभी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, ठीक है? इसको अभी हम एक एक करके और जानेंगे, ठीक है? इसमें आपका लिस्प भी आ जाता है, ठीक है? लिस्प लैंग्वेज भी आ जाता है। अभी हम जानेंगे कि क्या होता है सभी भाषा एक एक करके। जावा हो गया। अब इसके भाषा के लाभ क्या हैं? तो देखिए इसकी HLL के भाषा के लाभ में, इस भाषा में लिखा गया सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के रूप में प्रयोग किया जाता है और उच्च स्तरीय भाषा जो है मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, अतः इसे मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह भाषा लिखने में आसान है तथा प्रोग्राम लिखना व पढ़ना क्या है इसका सरल है, और उच्च स्तरीय लैंग्वेज बोलचाल की भाषा में जो है काफ़ी करीब होती है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, जैसे कि उपयोग से पहले इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। तो मशीन लैंग्वेज में सारी भाषाएं चेंज की जाती हैं, इसको भी चेंज किया जाता है उसी तरीके से, और प्रत्येक लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का जो है प्रयोग करना पड़ता है। तो ये कुछ दो कमियां हैं इसकी, ठीक है? चलिए अब हम बात करें कि पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन थी।
पहली उच्च स्तरीय भाषा की बात करेंगे तो वो थी फोर्ट्रान। कौन थी? फोर्ट्रान थी। ठीक है, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो भाषा थी ये क्या थी? पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज था, पहला हाई लेवल लैंग्वेज था, जिसका विकास 1957 में जो है आईबीएम कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जब तीसरी पीढ़ी की भाषा होगी, अब थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन की भाषा क्या होती है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये भी एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज का ही प्रकार है, जिसे क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों की संख्या कम होती है। ठीक है, यह भाषा बोलचाल की भाषा में ज़्यादा करीब है, इसे लिखना आसान और तीव्र होता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करेंगे तो एक डोमेन आधारित लैंग्वेज होता है, इसका प्रयोग डेटाबेस प्रबंधन और वेब आधारित संरचना और के विकास में करते हैं। चौथी पीढ़ी की भाषा जो है प्रोग्रामरों के लिए आसान है, जिसे आइकन तथा सिंबल्स का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चौथी पीढ़ी के जो लैंग्वेज के कुछ उदाहरण है तो उसमें आपका आ जाता है एसक्यूएल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गया। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। एक आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज लैंग्वेज। तो ये तीन लैंग्वेज हैं जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है पांचवी पीढ़ी की लैंग्वेज की भाषा कौन कौन सी हैं? तो पांचवी पीढ़ी फोर्थ यानी कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये हो जाते ही फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी समस्या के समाधान के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग न करके समस्या के समाधान में आने वाली जो बाधाएं हैं तथा उससे उत्पन्न होने वाली जो लॉजिकल कंडीशंस हैं उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब पांचवी पीढ़ी के भाषा का प्रयोग हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पांचवी पीढ़ी के भाषा का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है लिस्प। लिस्प जो लैंग्वेज है ये जो है, और प्रोलाग, दो लैंग्वेज है जो फिफ्थ जनरेशन की भाषा है। ठीक है, प्रोलाग ये है सभी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत, लेकिन ये जो है फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। कौन कौन सी हैं? तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, वो कब प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये पूछ लेता है। तो इसके बारे में बेसिकली हम जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या है बेसिकली हम जानेंगे। सबसे पहली उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो वो आपका आ जाता है फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान जिसके बारे में बताया अभी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान सबसे पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, और इसका क्या है फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन है। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। और इसे सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माने जाते हैं, मतलब फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज अगर पूछा जाएगा तो यही है आपकी फोर्ट्रान ही है। ठीक है, और इसका प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो ये वैज्ञानिक और इंजीनियर के द्वारा गणितीय सूत्र को आसानी से हल करने में इस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, जो गणितीय जो होते हैं, गणितीय जानकारी या वैज्ञानिक भाषा, तो उसके हल करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई पहली भाषा। दूसरी भाषा है लोगो। लोगो दूसरी भाषा है। लोगो क्या है? तो लोगो की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका का एक सुमोर पेपर है जिसके द्वारा ये विकसित किया गया था। और ये क्या है, इस भाषा का प्रयोग हम कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक के माध्यम से जो हम उसको दिखाते हैं या प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो वो होता है लोगो। ठीक है, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोगो का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। फिर आ जाती है कोबोल लैंग्वेज। कोबोल, जो ये एग्जाम में इन सभी लैंग्वेज से आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएंगे। कोबोल लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, ये इसका क्या बनता है? फुल फॉर्म बनता है। ये जो है कॉमर्शियल वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल क्षेत्र में, मतलब व्यावसायिक जो कार्य हैं, व्यवसायिक जो कार्य हैं उसके लिए जो है कि कौन से लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? तो कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके अगर हम बात करेंगे तो वाक्य की संरचना जो अंग्रेजी भाषा की इसकी समान होती है। इस भाषा को पैराग्राफ, डिवीजन, सेक्शन में जो है बांटा जाता है। इसे अंशी कोबोल कंपाइलर के साथ कंप्यूटर भी किसी कंप्यूटर सिस्टम पर चलाया जा सकता है।
तो ये हो गया कोबोल। फिर आ जाता है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक लोकप्रिय एवं सरल प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसका विकास 1964 में किया गया था। फोर्ट्रान का कब किया गया था? 1957 में किया गया था। तो बेसिक लैंग्वेज का विकास जॉन केमिनी और थॉमस कुर्टज ने किया था 1964 में। यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा था। ठीक है, तो इस प्रकार यह हो गया। और सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज यही है। तो ये हो गया बेसिक लैंग्वेज के बारे में। क्या हो गया? ये बेसिक लैंग्वेज के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे अगला जो है पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो क्या है? देखिए, पास्कल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो पास्कल लैंग्वेज, ठीक है, पास्कल पास्कल की अगर बात करेंगे तो इसका विकास 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेसर थे निकलस विर्थ के द्वारा किया गया। इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया था। अतः इसे अगर हम बात करेंगे तो इस भाषा का प्रयोग प्रशिक्षुओं में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया गया था। इसे शिक्षा परक यानी एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है इस पास्कल लैंग्वेज को। इसको कौन से नाम से जानते हैं? तो इसको एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि एजुकेशनल लैंग्वेज के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो पास्कल लैंग्वेज है। फिर आपका आ जाता है सी और सी प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस, ये दो लैंग्वेज दोनों एक ही हैं। इसे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास जो हुआ था इसका 1972 में हुआ था और इसे बेल लेबोरेटरीज के द्वारा जो है इसको विकास किया गया था। और इसका विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया था। सी प्लस प्लस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के करीब है। हालांकि यह भाषा जो है संक्षिप्त और सशक्त है, पर यह कहना कठिन पर यह एक जो है क्या है, कठिन भाषा है। ठीक है, यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। तो आपको यह याद रखना है, यूनिक्स पूछा जा सकता है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो वो सी भाषा में लिखा गया पहला जो है महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। फिर अगली लैंग्वेज आ जाती है जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा लैंग्वेज की बात करेंगे तो जावा लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज का विकास सन माइक्रो सिस्टम जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था। यह जो है सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर उसकी अपेक्षा जो है छोटी और सरल होती है। ठीक है, इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। एनिमेशन आधारित जो वेब पेज है, शैक्षिक कार्यक्रम है, ठीक है, खेल है आदि के विकास के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है इस भाषा में कंपाइल किया गया कोड जो होता है मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। तो ये सभी पूछा जा सकता है कि टीवी और टेलीफोन आदि में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया? तो जावा लैंग्वेज का। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें एल्गोल लैंग्वेज। एल्गोल लैंग्वेज की बात करेंगे तो अर्थ एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एल्गोल लैंग्वेज, और ये जो होता है उच्च स्तरीय के बीज गणितीय जो अलजेब्रिक गणनाएं होती हैं उसके लिए एल्गोल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है कोमोल लैंग्वेज। कोमोल, ठीक है, कोमोल के बारे में जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। कॉमन कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है और ये मध्य स्तर के छात्रों के लिए जो है प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, एक आ जाता है प्रोलॉग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक लैंग्वेज है। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया था। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि फ्रांस में कौन सी भाषा विकास किया गया? तो वो है प्रोलॉग लैंग्वेज। यानी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इसका फुल फॉर्म है। इसे जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एआई और प्रोग्रामिंग लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग किया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप आ जाते हैं इसमें जो है कौन सी लैंग्वेज है? तो एक है सी शार्प। ठीक है, सी शार्प लैंग्वेज। सी शार्प लैंग्वेज क्या होती है? तो यह होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया था। यह लैंग्वेज यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मान्यता द्वारा जो है मान्यता प्रदान है। ठीक है,
और सी शार्प की बात करेंगे तो इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया था। इसके बाद आरपीजी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, आरपीजी लैंग्वेज। आरपीजी लैंग्वेज की बात करेंगे तो यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर लैंग्वेज है, जो कि इसका सामान्य व्यावसायिक कार्यों के द्वारा प्रदान रिपोर्ट को जो है आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई भाषा है। और इस भाषा का विकास जो है आईबीएम कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आईबीएम अमेरिकन कंपनी है जिसका विकास इस कंपनी ने किया था। फिर हम आ जाते हैं लिस्प लैंग्वेज, ठीक है। LISP लिस्प लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। लिस्प लैंग्वेज का विकास वर्ष 1959 में हुआ था, पहले तो यही याद रखिएगा। जो किसके द्वारा किया गया था, जॉन मैकार्थी के द्वारा, ठीक है। जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है लिस्प लैंग्वेज का विकास किया गया था, डेवलप किया गया था। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये जिसका प्रयोग किसमें करते हैं तो AI में भरपूर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकी डाटा में प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। और ये AI में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त जो है सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है लिस्प, ठीक है। लिस्प मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट। LI मतलब लिस्ट और LIS मतलब लिस्ट और P मतलब प्रोसेसिंग, तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है। यह हो गया। फिर आ जाता है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम को की अगर हम बात करेंगे तो यह किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी अन्य कार्य या प्रोग्राम में बिना किसी परिवर्तन के जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम कुछ देखेंगे इसमें फैक्ट, जो अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं तो उनको हम जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें फैक्ट है, किसी टास्क को कंप्यूटर के द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम कहा जाता है उसको, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार जरूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, क्या कहलाता है, तो इसको भी बारे में बातें हो गई हैं, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कहना, ठीक है। चलिए, ये कौन सी इसमें से ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की एक कड़ी होती है, तो क्या होता है उसके बारे में बताया था, स्यूडो कोड होता है। स्यूडो कोड जो होता है ये क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी होती है। चलिए, अगला पॉइंट है, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको कोडिंग कहा जाता है। डेटा को जो है तार्किक अनुक्रम, ठीक है, डेटा को लॉजिकल डेटा को जो है तार्किक अनुक्रम यानी कि लॉजिकल प्रोग्रामिंग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। चलिए, एक चित्रीय रूपांतरण मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करके कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग में चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बातें हो गई हैं। चलिए, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको 0 और 1 यही दो गिनती से समझता है, जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, और इसी में सभी भाषाओं को चेंज करते हैं अंततः। चलिए, वो शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा क्या कहलाते हैं, तो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। चलिए, कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है, तो वह है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके बारे में भी बात हुई विस्तार से। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज कौन सा होता है, तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं, तो वो होता है सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स होता है। चलिए, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है, तो वो होता है HLL मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज। के बाद है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करेगी, जो जिसको 0 और 1 कहा जाता है, बाइनरी नंबर, तो ये याद रखिएगा। कंपाइलर के द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सिंटैक्स एरर, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। और अगला पॉइंट है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वह है असेंबली लैंग्वेज। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं, उसको मॉडलिंग लैंग्वेज कहा जाता है। कौन सी एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसको इसमें से कौन से एक वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो वो है फोर्ट्रान, ठीक है। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है फोर्ट्रान, जो अगर हम बात करें तो पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। इंटरनेट पर प्रयुक्त तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज उसको क्या कहते हैं, तो वो है जावा लैंग्वेज, ठीक है। सी, बेसिक, कोबाल और जावा ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त तो भाषा प्रायः कौन सी होती है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें अगर देखिएगा तो आंसर इसका हो जाएगा लोगो। लोगो लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों के द्वारा प्रयुक्त लैंग्वेज होती है।
सी भाषा क्या है, तो ये एक HLL है, मतलब हाई लैंग्वेज है। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समाधानों के समाधान के लिए करा जाता है, तो वो होती है फोर्ट्रान लैंग्वेज। फोर्ट्रान का अर्थ क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर एक ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने जो लैंग्वेज है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कमांड लैंग्वेज। अगला पॉइंट है जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी कंप्यूटिंग की करने की सुविधा जो होता है उसको क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज मानवीय बोलचाल की भाषा के काफी करीब है तथा समझने में आसान है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बातें हो गई तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। एक निश्चित संख्या के क्रमिक इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, तो एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है। कौन सी भाषा जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है प्रोलाग, ठीक है। प्रोलाग जो होता है AI के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अब आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि इनमें कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो नहीं है इनमें से, ठीक है। दिया गया बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल और IBM, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, IBM। IBM जो है लैंग्वेज नहीं, ये एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है, जो कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है। अगला प्रश्न, फोर्ट्रान का भाषा का प्रयोग किया था किसमें, तो देखिए फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग हम करते हैं गणित के प्रयोग में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 में पहली हाई लेवल लैंग्वेज जिसको खोजा गया था, विकास किया गया था, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था, तो IBM की कंपनी के JW बेकस ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। लोगो भाषा का प्रयोग किसमें किया था, व्यवसाय में नहीं किया था, गणित में फोर्ट्रान का प्रयोग किया था, उसमें भी नहीं करते हैं। तब किसमें करते हैं, बच्चों की शिक्षा में करते हैं, ठीक है, लोगो भाषा का। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो बेसिक भाषा का प्रयोग हम करते हैं सरल भाषा को सिखाने में। किसके करते हैं, सरल भाषा को सिखाने में करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसी कारण की बात करेंगे तो इसको नींव का पत्थर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कौन सी भाषा को नींव का पत्थर कहते हैं, तो बेसिक लैंग्वेज को नींव का पत्थर कहा जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसमें देखिए इसके बारे में बातें भी हुई हैं। कोबोल भाषा का प्रयोग किसमें करते हैं, तो व्यवसाय में करते हैं, कॉमर्शियल में पर्पज से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है ए पार्ट हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, तो देखिए कंपाइलर भी यही काम करता है, इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, तो दोनों काम करेंगे, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए असेंबलर का इसमें से कार्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, असेंबलर का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए असेंबलर का कार्य होता है असेंबली लैंग्वेज को यंत्र भाषा में मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, परिवर्तन करना, तो सी पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हो जाएगी आपका फोर्ट्रान, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है क्या कहलाती है इनमें से, तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। बातें हो चुकी इसके बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है किस लैंग्वेज। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन के आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक लैंग्वेज को कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त जो है कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी होगी, तो वो है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज जो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रोलाग भाषा कब विकसित हुई, तो ये विकसित हुई थी वर्ष 1972 में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके उदाहरण है, तो ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए रखा गया है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रिजर्व वर्ड। क्या कहा जाता है, रिजर्व वर्ड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किसके उदाहरण है, तो ये सभी अगर हम बात करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा इसमें से, देखिए इस प्रकार ऑप्शन दिया गया, तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होती हैं, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। असेंबली लैंग्वेज इनमें से कौन सी हो जाएगी, असेंबली लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो ये इसमें से जो हो जाएगा वो है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, या असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बातें हो चुकी इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है इसमें से, देखिए इस प्रकार तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोगो लैंग्वेज वो होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस एक प्रकार का लैंग्वेज है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी पार्ट में दिया गया है, इसका आंसर ए पार्ट बी पार्ट करेक्ट है। चलिए और
किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण सा विवरण, इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है उसको लिए परिभाषित होती है, तो उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज आधारित है तो वो बूलिये बीजगणित पर आधारित होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो, इसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे डेटा तथा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसमें डेटा की गोपनीयता, सूचना और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम अगले वाले चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।